हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, क्योंकि इस सीरीज में हम कवर करते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को जिनका मतलब हमें समझ में नहीं आता। ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग 5 वर्ड्स जो कि पी से शुरू होते हैं और इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला शब्द जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेफरेंस शेयर्स। The shares which bear a stated dividend and carry a priority over equity shares in matters of dividend and assets and are also known as hybrid securities since they have the qualities of equity shares as well as bonds. Such shares in India cannot have a life over 10 years. अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आपका शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शेयर क्या होता है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर भी पता होगा। अगर आपको नहीं पता और आप किसी और बैकग्राउंड से हैं तो लेट्स स्टार्ट। फिर से हम समझते हैं कि कंपनी का जो कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब कि वो पैसा जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का टोटल कैपिटल है 200 करोड़, 200 करोड़ के कैपिटल की कोई भी कंपनी है, तो ये एंटायर कैपिटल जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं हर एक पार्ट को शेयर। शेयर मतलब शब्द का क्या है? शेयर मतलब हिस्सा, शेयर करना। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ द टोटल कैपिटल इज नोन एज शेयर और हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। उस शेयर को लोग खरीदते हैं, कुछ शेयर 10 रुपए में मिलते हैं, कुछ शेयर 1 लाख में मिलते हैं, कुछ आपको 50 पैसे पे मिल जाएंगे। तो अलग 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 रेट शेयर्स का होता है, डिपेंड करता है कंपनी की कैपिटल के ऊपर और उसकी गुडविल के ऊपर। ठीक है, तो इसी शेयर के टाइप होता है, जो एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसके केस में ये होता है कि अब जैसे कि अगर हमने किसी भी कंपनी का शेयर लिया, तो शेयर हमने ले लिया तो हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे शेयर होल्डर और हमको इनकम मिलेगी। तो हमें जो इनकम मिलती है उस इनकम को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है, आप फर्स्ट लाइन में देख सकते होंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारी इनकम होती है, हमारी मतलब शेयर होल्डर की। तो वो वाले शेयर्स जिसमें डिविडेंड मिलना एक फिक्स रेट डिसाइडेड होता है। ठीक है, कि तुम्हें हम शेयर अगर हमने किसी कंपनी का खरीदा, प्रेफरेंस शेयर अगर खरीदा, तो हमें पता होगा कि हमें 10% का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। तो डिविडेंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिसाइडेड। ओके, एंड कैरी अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस से आप ये शब्द से समझिए प्रेफर करना। ठीक है, जो दो टाइप्स हमने पढ़े कि एक तो प्रेफरेंस होता है, दूसरा इक्विटी होता है। तो इक्विटी को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती जितनी ज्यादा प्रेफरेंस को मिलती है। सबसे पहली चीज तो देखिए, आपको ये समझ में आ गई कि डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को मिलता है फिक्स रेट पे, 10%, 5%, 6%, जो भी बता दिया वो दिया जाएगा। दूसरी चीज, एसेट्स के केस में अगर कंपनी बंद हो रही हो, ठीक है, अगर कंपनी बंद हो रही हो, तो उस केस में जब हम पैसे वापस करते हैं, सबके रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारे एसेट्स का कैलकुलेशन करते हैं, लायबिलिटीज का कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम सबको उनके क्रेडिटर्स को पैसे वापस देते हैं। क्रेडिटर्स मतलब जो भी हमारे, जिन्होंने भी हमसे उधार लिया, तो जितने लोगों को पैसे वापस देते हैं, उस केस में हम प्रायोरिटी देंगे प्रेफरेंस शेयर वालों को। पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वापस देंगे, ठीक है, उसके बाद हम इक्विटी वालों को देंगे। अगर कुछ नहीं बचा तो इक्विटी वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर क्या होता है? पहली चीज तो इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड का कुछ भी अता पता नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उसको अपना रिटर्न कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता, वो बाकियों को रिटर्न लेकिन मिल जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस एसेट्स के बेसिस पे हो गया कि एसेट्स भी उसकी सबसे लास्ट में, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम पहले अपनी प्लेट थोड़ी ना लगा लेते हैं, हम पहले मेहमानों को खिलाते हैं, उनका पेट भर जाता है, फिर अगर कुछ बचा, अगर नहीं भी बचा तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने खा लिया बस, हम ये हमेशा ध्यान में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सेम इज विद द केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको डिविडेंड मिले नहीं मिले कोई इशू नहीं है, बस उनके सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ हो जाए। तो प्रेफरेंस शेयर, अब हम इसे फिर से पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स वो वाले शेयर्स होते हैं जिनकी डिविडेंड मतलब इनकम, शेयर होल्डर की इनकम को डिविडेंड कहा जाता है, जिनका डिविडेंड पहले से ही क्लियर हो कि इतना इतना परसेंट पे मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इक्विटी शेयर के बदले उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए या प्रायोरिटी दी जाए। कौन कौन से मैटर में प्रायोरिटी दी जाती है? डिविडेंड देने के मैटर में एंड एसेट्स के मैटर में। जब कभी कंपनी बंद हो रही होती है तो पैसा पहले किसको पे ऑफ किया जाएगा? टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, और इन्हें हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी कहते हैं।
प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि इनके पास क्वालिटीज होती हैं ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज बॉन्ड्स। इक्विटी शेयर की कौन सी क्वालिटी होती है? इक्विटी शेयर की ये वाली क्वालिटी होती है कि हम इनको पैसा रेट पे देंगे जब कभी भी कंपनी बंद हो रही हो। ठीक है। बॉन्ड्स की कौन सी क्वालिटी होती है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वाली। ठीक है। बॉन्ड का यहाँ पर मतलब है सिंपल सा डिबेंचर। ठीक है। लोन रेजिंग जो डॉक्यूमेंट होता है वो है डिबेंचर। तो दोनों की ही क्वालिटीज होती है। बॉन्ड की क्वालिटी कौन सी है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, और इक्विटी शेयर की क्वालिटी कौन सी है कि लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा दे दिया जाएगा। सच शेयर्स इन इंडिया कैन नॉट हैव अ लाइफ ओवर 10 years। 10 साल से ज्यादा इंडिया में नहीं मिलते। Next is primary and secondary market. Primary market refers to buying of shares in an initial public offering. The shares are bought by applying through a share application form. Secondary market refers to transaction where one investor buys shares from another investor at the prevailing market price or at an agreed price. The shares are bought and sold in the secondary market on the stock exchange. देखिए, सबसे पहली बार जब भी कभी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अब वो चाह रही है कि हम सबसे पहली बार शेयर निकालते हैं, तो जब सबसे पहली बार कंपनी कहीं पर भी शेयर निकालेगी तो वो निकालती है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है। प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम। प्राइमरी शब्द का क्या मतलब है? फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट टाइम अगर फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है और हम शेयर निकालना चाह रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी के शेयर कहाँ पर निकालेंगे? अपनी वेबसाइट पर या किसी भी तरीके से हम शेयर को निकालेंगे। हम शेयर को बेचेंगे अपने रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। हमने रेट लगाया कि हम अपनी कंपनी का शेयर 20 रुपए में बेचेंगे, तो वो हमने 20 रुपए में बेच दिया। तो जब सबसे पहली बार इशू होता है तो वो क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद जब वो 20 रुपए से अब बढ़ गया, 22 रुपए हो गया, 23 रुपए हो गया, 24 रुपए हो गया, अब वो आपने मुझसे खरीद के किसी और को बेच दिया, तो अब जिसको वो मिला उसके लिए तो वो सेकेंड हैंड शेयर है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है। फिर उसके चाहे 100 बार डीलिंग हो चाहे केवल एक बार डीलिंग हो, वो रहेगा हमेशा सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में केवल वो वाली सिक्योरिटीज की लिस्टिंग होती है जो सबसे पहली बार आई हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको अभी तक किसी ने भी खरीदा नहीं है, सीधे कंपनी से आ रही है। कंपनी से आपने खरीद लिया, अब आप चाहे उसको 100 लोगों को बेच दो, चाहे 100 लोग उसको 50 लोगों को बेच दें, वो सेकेंडरी मार्केट में ही घूमता रहेगा। सेकेंडरी मार्केट का मतलब यहाँ पर है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है ना सब शेयर्स की। जिसके रेट हमको ऊपर जाते हुए देखते हैं हम उनको खरीद लेते हैं, जब उनके रेट नीचे आते हुए देखते हैं तो उनको बेच देते हैं। तो ये सारा बाइंग एंड सेलिंग कहाँ चल रही होती है? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और प्राइमरी मार्केट का कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। देन कम्स प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर इज एन इंटरमीडियरी। ये एक तरह का इंटरमीडियरी है, एक तरह का मिडलमैन है, participating in the primary auctions of the government securities and treasury bills through a PD. These instruments reach the secondary market. जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट में सबसे पहली बार जब कभी भी शेयर्स इशू होते हैं, तो ये सिक्योरिटीज इशू होती हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में आती हैं। तो प्राइमरी डीलर को आप समझ लीजिए कि प्राइमरी मार्केट का एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो जैसे ही कंपनी नए नए शेयर इशू करती है वैसे ही वो इन सिक्योरिटीज को लेके बेचने आ जाता है। कहाँ पे बेचने आ जाता है? सेकेंडरी मार्केट में। समझ में आ गया आपको? प्राइमरी मार्केट से चीजों को खरीदने के लिए भी तो हमें कोई बंदा चाहिए, तो पीडी इज दैट पर्टिकुलर इंसान जो प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटीज को खरीदता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए और बहुत सारी सिक्योरिटीज हो गई, और फिर उन्हें सेकेंडरी मार्केट में बेचता है। फिर वो पर रेट बढ़ता जाता है तो वो बिकते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बिकते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। ये प्रोसेस पूरा सेकेंडरी मार्केट में चलता है। यहाँ से केवल बाइंग चलती है प्राइमरी मार्केट में। पहली बार जो नए नए शेयर है उनकी केवल बाइंग चलती है, और यहाँ पे क्या चलती है? बाइंग एंड सेलिंग बोथ। और ये सब सेकेंड हैंड होता है सारे सिक्योरिटीज। Then comes population trap, a situation of population growth rate greater than the achievable economic growth rate. This makes it difficult to alleviate poverty. Government is suggested to implement population control measures. ये पॉपुलेशन की इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जब पॉपुलेशन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से बहुत ही तेजी से आगे निकल जाती है। आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल पीछे रह जाती है और आपके देश की पॉपुलेशन एकदम आगे निकल जाती है। इस तरह की सिचुएशन जब हो जाती है तो गवर्नमेंट सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाए, ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर पॉवर्टी अलीविएट कैसे करे? अलीविएट मतलब रिमूव करना। पॉवर्टी कैसे रिमूव करेगी जब इतनी तगड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी? इस केस में गवर्नमेंट को हम ये सजेशन देना चाहते हैं कि प्लीज आप इंप्लीमेंट करें पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, अदरवाइज इंडिया की पॉपुलेशन यूं ही बढ़ती चली जाएगी
एंड हम अपने बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो अपने देश के लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती है. Then comes poverty trap, a situation where an unemployed getting unemployment allowance is not encouraged to seek work employment because his or her after tax earnings as employed is less than benefits as unemployed, so known as unemployment trap. ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, ये इस तरह का ट्रैप होता है जब कभी भी एक अनएम्प्लॉयड इंसान जिसके पास जॉब नहीं है उसको मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, जैसे उसको मिल रहा है हर महीने के 500 रुपए, ठीक, इज नॉट एनकरेज टू सीक वर्क. उस तरह का इंसान फिर काम करना क्यों चाहेगा जब उसको बैठे बिठाए बेरोजगारी भत्ते के नाम पे हर महीने 500 रुपए मिल रहे हैं, तो फिर वो काम नहीं करना चाहेगा. क्यों? बिकॉज हिज आफ्टर टैक्स अर्निंग्स इज एज एम्प्लॉयड इज लेस देन बेनिफिट्स एज अनएम्प्लॉयड. ठीक है, अगर एम्प्लॉय होता, अगर जॉब में होता, तो उसकी टैक्स देने के बाद जो उसके पास पैसा बच रहा है वो बड़ा ही कम होता, बेनिफिट्स अनएम्प्लॉयमेंट के ज्यादा है. ठीक है, उस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप. आप समझे इस बात को? एक ऐसी सिचुएशन है, मैं फिर से बताती हूँ, जब एक अनएम्प्लॉयड इंसान जो कि घर पे बैठा हुआ है उसको मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब बेरोजगार हो तुम, कोई बात नहीं, हम तुमको हर महीने 500 रुपए दे रहे हैं, तो अपना बेरोजगारी भत्ता लो. वो अपना बेरोजगारी भत्ता लेके बैठा हुआ है. ऐसा इंसान काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो ये समझ रहा है कि बेटा काम करने के बाद जो पैसा आएगा उस पर टैक्स देंगे, टैक्स के बाद जो पैसे बचेंगे वो बड़े ही कम बच जाते हैं, और हमको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा, हम अनएम्प्लॉयड है, हमको वो ज़्यादा बेटर लग रहा है रादर देन वर्किंग एंड पेइंग टैक्सेस. वर्किंग एंड पेइंग टैक्सेस, इट इज़ बेटर टू बी अनएम्प्लॉयड और गवर्नमेंट से ही बेरोजगारी भत्ते के नाम पे पैसे लो, ना कि गवर्नमेंट को पैसे दो. तो उसको वो चीज़ ज़्यादा बेटर लग रही है, विच इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप. ये फंस जाता है. अगर आपको कोई काम ना करने पड़े और आपको हम पैसे देते रहें तो आप तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहोगे, फिर वो आप उसमें फंसते चले जाओगे. इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉवर्टी, और आप उसी पॉवर्टी में बिल्कुल आप उसी में खो जाओगे, समझ भी नहीं आएगा कि क्या करें. तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप एंड पॉवर्टी ट्रैप दोनों कहा जाता है. Then comes predatory pricing, the pricing policy of a firm with the express purpose of harming rivals or exploiting the consumer. By price cutting, firstly, the rivals are ousted from the market, and later the consumers are exploited as monopolistic suppliers by the firm. Predatory, आपने सुना होगा ना, predatory birds होती थी, जैसे चील, बाज, ये सब predatory birds होती हैं जो हमको मतलब बड़ी खतरनाक सी चिड़िया होती है. तो प्रेडेटरी करके आप इसको समझिए कि बड़ी खतरनाक सी प्राइसिंग पॉलिसी है. इसमें क्या होता है कि कोई भी फर्म क्या करेगी, सबसे पहले उसका एम तो ये होता है कि अपने राइवल्स को हटाओ. ठीक है, राइवल्स को पहले अपने रास्ते से हटाओ, उसके बाद कस्टमर्स को लूटो. कैसे करेगी? सबसे पहले जो चीज़ 100 रुपए में आपका कॉम्पिटिटर बेच रहा है उसको बेचेगी 80 रुपए में. ठीक, सेम चीज़ अगर आप 80 में बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर 100 रुपए में बेच रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है सब आप ही का सामान खरीदेंगे, तो कॉम्पिटिटर बेचारा खुद ही पीछे हट जाएगा, उसका सामान कोई लेगा ही नहीं. तो इस तरह से पहले तो कॉम्पिटिटर हटाए, उसके बाद जब पूरी मार्केट में खुद आ गए, खुद फैल गए, अब क्या करेंगे, अब कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेंगे बाय रेजिंग द प्राइसेस अगेन. ठीक है, अब हम प्राइस को दोबारा रेस कर लेंगे और बढ़िया तरीके से कस्टमर को लूटेंगे. दिस इज नोन एज प्रेडेटरी प्राइसिंग. दो इसके पर्पस होते हैं, सबसे पहले तो राइवल्स को हार्म करो, या फिर एक्सप्लॉइट करो कंज्यूमर को. प्राइस कट करने के बाद सबसे पहले तो राइवल को हटाया जाता है कि चलो तुम हटो, तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा, सेम सामान हम तुमको हम अपने कस्टमर को 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो सब 80 का सामान लेके जाएंगे. जब बढ़िया कस्टमर पकड़ में आ गए, अब क्या करेंगे, अब अपना दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि अब तो कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में बचा ही नहीं है कॉम्पीट करने के लिए. दिस इज नोन एज प्रेडेटरी प्राइसिंग. Alright, so this is it for today's video. I hope आपको P नाम के कुछ शब्द जो हमने आज डिस्कस करे हैं आपको समझ में आ गए होंगे. किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.